मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। मनी सेंट्रल का आज का शो ऐसे समय पर हो रहा है जब बीते 24 घंटे के दौरान देश के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच को लेकर के कई गंभीर बयान सामने आए हैं। उन पर कई आरोप भी लगे हैं और आरोपों का जवाब भी आया है। आज के शो के दौरान हम सेबी चीफ से जुड़ी तमाम खबरों का विश्लेषण करेंगे और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ आज ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो कि बहुत लंबे समय पर से बाजार पर अपनी बेबाक राय देने के लिए पहचाने जाते हैं। हमारे साथ अनुभवी मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब जी हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आपसे चर्चा शुरू करें सर, उससे पहले सेबी चीफ से जुड़ी उस खबर को जानते हैं जो फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। आईसीआईसीआई बैंक ने उन आरोपों को सिरे से नकार दिया है जिनमें ये कहा गया था कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच बैंक में लाभ के पद पर नियुक्त हैं और 2017 से 2024 के दौरान बैंक की तरफ से माधवी पुरी बुच को 16.80 करोड़ रुपए के लाभ दिए गए हैं। देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सेबी चीफ पर यह आरोप लगाए, लेकिन आरोपों का जवाब देते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने इन आरोपों को आधारहीन बताया और कहा कि माधवी पुरी की बैंक से रिटायरमेंट के बाद उन्हें बैंक की तरफ से रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अलावा किसी भी तरह का वेतन नहीं दिया गया। सोमवार को कांग्रेस प्रवक्ता ने सेबी चीफ के तौर पर माधवी पुरी बुच की नियुक्ति पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर सवाल उठाए थे। सर, ये पूरा मामला अब थोड़ा जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये मामला सिर्फ किसी व्यक्ति पर जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये मामला एक पूरी तरीके से एक इंस्टीट्यूशन पर आकर के फंसता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके कि हेड के ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैंने जेल में पढ़ा है ये बात। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए कि क्या होता है कि सीनियर मैनेजमेंट को जैसे लिस्टेड कंपनीज होती हैं स्टॉक ऑप्शंस देती है जी। और क्या कहती है कि वो स्टॉक ऑप्शंस एक टाइम फ्रेम के बाद वेस्ट होता है, 1 साल 2 साल 3 साल। अब इनके पास में उन्होंने स्टॉक ऑप्शन सर्विस में होते हुए स्टॉक ऑप्शंस दिए थे। अब वो जो एक्सरसाइज करती है उसका लॉक इन पीरियड होता है और वो लॉक इन पीरियड रिटायरमेंट के बाद वाली टाइम में आई। मगर इनकम टैक्स का रूल है कि तब भी फॉर्म 12 भी ऐसा कुछ है जहां पे जो प्राइस में खरीदते हैं यानी 10 रुपीज एट पार खरीदते हैं और उस दिन का मार्केट प्राइस वो डिफरेंस परक्यूजिट वैल्यू के तौर पर इनकम में ऐड किया ना जाए। तो इसलिए नेचुरली वो आईसीआईसीआई बैंक की सर्विस में नहीं थी, फिर भी उस साल फॉर्म 12 बी को इशू करना पड़ा आईसीआईसीआई बैंक को क्योंकि सर्विस में होते हुए उन्होंने ये अलॉटमेंट किया था। तो इस बात को उठाकर अपोजिशन थियरी के उनको तनख्वाह मिला। ये साफ साफ बेबुनियाद है क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होता है लिस्टेड कंपनियों में कि वेस्टेड स्टॉक ऑप्शंस को एक डिले के बाद देते हैं और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये खाली पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन के लिए ऐसी बात को पकड़कर वो फैला रहे हैं। मेरे ख्याल में मैंने जो देखा उसमें सब क्लीन है, वो सर्विस में नहीं थी मगर पुराने स्टॉक ऑप्शन का वेस्टिंग इनकम टैक्स के फाइलिंग के तौर पर उन्होंने फॉर्म 12 भी इशू करना पड़ा। तो ये बात को उठाकर इतनी बड़े मुद्दा बनाना मेरे ख्याल में सही नहीं है और मार्केट इसको समझेगी और इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा जी। लेकिन दुनिया भर में सेबी को लेकर के आपको लगता है कि भारतीय बाजारों को लेकर के एक नेगेटिव इमेज पैदा हो रही है और क्या इसका असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर रेगुलेशन को लेकर के कई सवाल उठने लगे हैं? ये देखिए, आरोप ऐसे लगते हैं। कई सालों से आपने देखा होगा राफेल हेलीकॉप्टर में कोई करप्शन की बात होती थी, राइट। कई ऐसे मुद्दे उठते हैं तो इलेक्शन के माहौल में पॉलिटिकल कारण उठाते हैं। तो ऐसे आप कह रहे हैं कि कुछ धूल फेंकने से मेरे ख्याल में मैंने 20 साल रेगुलेटर के साथ काम किया है एज ए म्यूचुअल फंड एम्प्लॉई और मैंने देखा है कि बहुत क्लीन और डीलिंग्स उनके बहुत साफ तरीके से और हमारे ओवरऑल कैपिटल मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उन्होंने कोई ऐसा हादसा नहीं होने दिया है। सब सही तरीके से, इनफैक्ट बाकी देशों के रेगुलेशन से हम आगे ही अपने नियम को सेट कर रहे हैं। मगर क्या होता है ना, जब कोई काम अच्छा करता है तो नेचुरली उसके पीछे किसी को जेलसी आती है, किसी को लगता है कि मेरा काम हुआ नहीं।
तो ये बात तो चलती रहेगी। मेरे ख्याल में कोई दाग नहीं लगा है इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम। इनफैक्ट वर्ल्ड में सबसे बेस्ट रेगुलेटरी सिस्टम मैं कहूंगा। जैसे देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे स्मॉल कैप में थोड़ी फ्रॉड की तरह लग रही थी तो उन्होंने वार्निंग दिया, एफ&ओ पे आ रही थी तो उन्होंने कुछ एक्शन लिया। तो मेरे ख्याल में उनकी मन सही जगह पे है, रेगुलेटर बहुत क्लीन एंड नीट है। इसमें कोई मेरे ख्याल में बाहर वाले देश के एफआईएस या कोई भी इस जी। चीज को लेकर डर के अपने मार्केट से पैसा निकालना, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। ठीक सर, एक किसी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल और उसके बाद अगली खबर पर चलते हैं। और आखिरी सवाल ये कि अब इस पूरे मामले को लेकर के आज कांग्रेस की तरफ से फिर से आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने बाकायदा जो कल आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन जारी किया गया था उसका काउंटर किया है। उन्होंने कहा कि जब माधुरी बुच आईसीआईसीआई से रिटायर हुई तो उन्हें 71.90 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिली 2013-14 में, और उन्होंने कहा 14-15 में उन्हें रिटायरमेंट कम्यूटेड पेंशन जो है वो 5.36 करोड़ रुपए की मिली। उन्होंने कहा 2015-16 में उन्हें कुछ नहीं मिला, 16-17 में पेंशन फिर से क्यों शुरू हो गई। आईसीआईसीआई बैंक में थी तो करीब 1.30 करोड़ रुपए उनकी जो है औसत सैलरी की आई थी, लेकिन जो पेंशन है वो 2.77 करोड़ रुपए है। करें ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें पेंशन ज़्यादा है और सैलरी कम देखने को मिली है। तो ये बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये पूरा मामला सेबी चीफ के इस्तीफे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो ऑपोजिशन पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि कुछ ना कुछ दाग डलवाने की कोशिश करे। उनकी मैं प्रॉब्लम नहीं कहूंगा कि क्योंकि उनका जो भी मिलता है उनको उससे एज एन ऑपोजिशन। मगर आप बात ऐसी समझिए कि एक और चीज मेरे को याद करना है आपको कि मेंबर सेबी के पास जब थी कोई उनका पावर नहीं था कि रेगुलेशंस को बदले, वो खाली एडवाइजरी कैपेसिटी में वो मेंबर्स में थी। जब वो सेबी चेयरमैन बनी तभी उनके पास कोई पावर आया। तो ये सब बातें भी उस पीरियड पहले जब वो एक मेंबर थी, तो मेंबर होने के नाते आप खाली एडवाइस दे सकते हैं, आप कोई इन्फ्लुएंसिंग नहीं ले सकते, कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। तो मैं समझूंगा कि ये एक स्मोक विद फायर देखे हैं, तो अल्टीमेटली इसमें कुछ नहीं निकलेगा। ये मेरे ख्याल में ये एक अपोजिशन का काम है, अपोजिशन अपोज करना और ऐसी चीजों को ढूंढना, तो वो करते रहेंगे। ये बात तो चलती है डेमोक्रेसी में। चलिए, अब देखते हैं कि कहीं बाजार पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। लेकिन इन सब के बीच में सेबी चीफ माधुरी पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाने के कुछ समय बाद ही जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने भी सेबी चीफ को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुभाष चंद्रा ने सेबी चीफ को भ्रष्ट बताया और इन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सुभाष चंद्रा ने बताया कि सेबी प्रमुख बनने से पहले माधुरी बुच और उनके पति की सालाना कमाई 1 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जो अब बढ़ करके 40 से 50 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि सुभाष चंद्रा के इस दावे को सेबी के अधिकारियों ने सिरे से नकार दिया है। सेबी के अधिकारियों ने सुभाष चंद्रा के बयान को आधारहीन बताया है। ये बयान जो ऐसे समय पे आया है जब सुभाष चंद्रा खुद भी काफ़ी सारे संकटों में घिरे हुए हैं। सुनील सर, आपकी राय जानना चाहेंगे कि सुभाष चंद्रा का ये स्टेटमेंट किस तरीके से देखा जाए, एक बड़े कॉर्पोरेट के तरीके से देखा जाए, या चूंकि वो खुद बहुत सारे मामलों को लेकर के अभी सवालों के घेरे में हैं, ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाए। आप कैसे देखेंगे इस स्टेटमेंट को? मैं कहूंगा कि वो धूल फेंक रहे हैं ताकि अपनी असलियत सामने न आए। तो बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं, जिस सबको पता है। और ऐसे बिना बुनियाद कुछ प्रूफ कुछ नहीं है। ऐसे ही कहना कि उनका 1 करोड़ था अभी 40 करोड़, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। क्या है कि वो कहते हैं ना कि जब कोई फेंकता है तो हम भी साथ में फेंकें, तो शायद अटेंशन को डाइवर्ट करें। फिर कोई प्रूफ नहीं प्रेजेंट किया है उन्होंने, कुछ नहीं है, तो क्या सच है क्या झूठ है ये किसको पता। तो मैं कहूंगा कि ऐसी चीजों पे, जैसे किसी के ऊपर एक सेबी ने अगर नेगेटिव रूलिंग दिया हो तो नेचुरली उनका जो भी चीज वो बयान देते हैं आपको उस पर शक करना चाहिए, क्योंकि कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ जांच किया उनके ऊपर, इसके लिए वो उस काउंटर प्रपोजल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक कि कोई साफ कॉन्क्रीट एविडेंस वो नहीं पेश करते कि ऐसा कुछ किया है, क्या पैसा उन्होंने दिया है, ऐसी बात कुछ मैंने देखा नहीं है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में मार्केट इस चीज को भी धूल की तरह जाएगी आगे। क्या ये मान के चलें कि प्रेशर इतना बढ़ रहा है
कि शायद गवर्नमेंट को कोई कम से कम एक जांच कमेटी तो बिठानी पड़ेगी कि आखिर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ताकि जो निवेशक हैं या बाकी लोग हैं उनका भरोसा जो है वो बरकरार रहे। देखिए, रिटेल निवेशक की पैसा जितना आ रहा है उससे ऐसा नहीं लगता कि कोई भरोसे में कोई रुकावट आई है। आई थिंक सभी को इंडियन इकोनॉमी पर, इंडियन मार्केट पर भरोसा है। आई थिंक वही कह रहा हूँ ना, कोई एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पर शायद गवर्नमेंट एक जांच अनाउंस कर सकती है, पर मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं बिहेव करती, क्योंकि ऐसे कई आरोप पहले बाकी चीजों के ऊपर, बाकी मुद्दों के ऊपर लगा गया है, फिर भी उन्होंने कुछ कमेटी अपॉइंट नहीं किया है। तो सडनली ये गवर्नमेंट अपना चाल को क्यों बदलेगी, वो इसको छोड़ देगी। और अगले साल एनीवे से भी चीफ की टर्म तो खत्म हो रही है, तो बात तब तक ही डालेगी, उसके बाद उसका उनका रिटायरमेंट होना ही है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इसको इग्नोर करेगी और छोड़ेगी, बेस्ट कोई होगा इस टाइम में। चलिए, तो इस बीच सेबी से जुड़ी हुई एक और खबर का रुख कर लेते हैं। सोमवार को उद्योग संगठन सीसीआई ने एक कार्यक्रम के दौरान सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स को लेकर के एक बयान दिया। सेबी चीफ ने कहा कि अगर वे रीट्स शब्द का इस्तेमाल भी करेंगी तो उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लग सकता है। सेबी चीफ का यह बयान हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से उन पर लगाए गए आरोपों के बाद आया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि बतौर सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने अपने कार्यकाल के दौरान रीट्स को इसलिए बढ़ावा दिया ताकि रीट्स के बड़े स्पॉन्सर ब्लैकस्टोन को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ब्लैकस्टोन में माधवीपुरी बुच के पति काम करते हैं। तो सर, ये समय ऐसा चल रहा है कि तमाम सुइयाँ शक की जो है वो माधवीपुरी बुच की तरफ घूमती हुई दिखाई दी है, और ख़ुद ये उन्होंने कहा कि अब वो रीट शब्द का इस्तेमाल करने से भी एक तरीके से उनको डर लगता है कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए। इस स्टेटमेंट का मायने क्या निकालें, इसका मतलब कैसे पढ़ रहे हैं आप? नहीं, वो कह रही है मुझसे रीट का सवाल मत पूछो, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने लगाया। तो ये कोई खास स्टेटमेंट नहीं था। उन्होंने कहा कि ये हॉट टॉपिक है, इससे दूर रहना अच्छा है, वो अच्छी बात है। देखिए, रीट क्या रीट इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए अच्छी प्रोडक्ट है? बिल्कुल, आप भी मानेंगे, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में एक ट्रांसपेरेंट पेपर फॉर्म में विदाउट बाइंग द रियल एस्टेट आपको रियल एस्टेट का लाभ मिल रहा है, और जितना इसको रिटेल में लेके जाए लोगों के लिए भी एक डाइवर्सिफिकेशन आती है। ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि इन मार्केट में रीट को आना था, और रीट एक प्रोडक्ट है रिटेल कस्टमर के लिए। अब इस बात को लेकर कोई एक कंपनी को बेनिफिट मिला, मैंने तभी जब आरोप लगाया था, मैंने देखा कि उनके पति भी कोई इस रीट के मामले में संबंधित नहीं थे। ये खाली एक और एक दो और दो पांच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त ऐसा है, कुछ 3-4 तरीके से तीर आ रहे हैं सेबी के ऊपर, मगर मेरे ख्याल में ये किसी भी चीज में कोई बुनियादी तौर पर कुछ नहीं है, ये बुनियाद है। तो मेरे ख्याल में ये सब नॉइस है, जिसको आपको इग्नोर करके अपने एसेट एलोकेशन और अपनी फाइनेंशियल एलोकेशन गोल के ऊपर ध्यान देके आगे बढ़ना चाहिए। आज की कल जाएगी, इसको रिटेल इससे डरने की या कोई अपना बदलने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, अब सेबी चीफ से जुड़े हुए विषयों को थोड़ा दरकिनार करते हैं, और इससे जुड़ी हालांकि जो अपडेट्स होंगी वो आपको लगातार मनी 9 पे मिलती रहेंगी, और इस मामले पर किस तरीके से चीज़ें बदलती हुई या डेवलपमेंट जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सेबी से जुड़ी हुई और जो है मार्केट से जुड़ी खबरें अभी समाप्त नहीं हुई है। असमी कंपनियों के आईपीओ में हो रही सट्टेबाजी पर चिंता जताते हुए सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने कहा कि असमी कंपनी के आईपीओ में एक्सचेंज और मर्चेंट बैंकर की तरफ से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हाल में कई असमी कंपनियों के आईपीओ 500 से 700 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, और माना यह जा रहा है कि ऐसी कंपनियों के आईपीओ में जमकर के सट्टेबाजी हो रही है। सर, ये एसएमई को लेकर के जिस तरीके से घटनाक्रम घटा है, पहले कहा गया कि 90% प्रीमियम पर लिस्टिंग के दिन जो है एक तरीके से सील लगाई गई, उसके बाद से हमने देखा कि बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। मर्चेंट बैंकर को लेकर के काफ़ी सारी बातें कही गई हैं। आप उनको बनने के लिए उनकी फीस में जो है 5 गुना तक जो है बढ़ोतरी कर दी गई। आप कैसे देख रहे हैं, एसएमई में हो क्या रहा है? देखिए, ये फिनइंफ्लुएंसर्स और जो भी है इन छोटे मोटे कंपनियों को आगे बढ़ाकर ये कराने की कोशिश कर रही है। तो मेरे ख्याल में सेबी को जांच करना चाहिए कि क्या इनके पीछे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग, कोई इंफॉर्मेशन गलती तरीके से पता कर इसके कारण ये बढ़ रही है। नहीं तो क्या हुआ है कि ये एक मैं समझूंगा कि अपने देश के युवा
जो कोविड के बाद भर भर के डिमैट अकाउंट खोलकर स्टॉक मार्केट को एक कैसीनो की तरह ट्रीट करके वहां पे आ रहे हैं, चाहे वो एफएनओ में हो, रिटेल मार्जिन ट्रेडिंग में हो या फिर आईपीओ में हो। ये मैं कहूंगा कि ये एक देश का इशू है कि कितने यूथ है, और कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन के कारण बहुत वक्त है हाथ में, पैसा भी है, कंप्यूटर और नेटवर्क और इंटरनेट की भी एक्सेस है, तो वो इसको एक गैम्बलिंग की तरह कर रहे हैं। अब इसमें जो हवा चलती है और इसके कारण कर रहे हैं, तो ये जैसे अश्विनी भाटा जी ने कहा, ये इतना एक प्रॉफिट बुक, यहाँ पे सेबी की रिपोर्ट में भी देखा होगा आपने कि 60% से ज्यादा लोग उसमें एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर प्रॉफिट बुक करके बेच के चले गए। तो मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुक के चले गए ठीक है, मगर क्या उनके पीछे कुछ खबर थी जिसके कारण ये टिप मिला था कि इसमें ये होने वाला है, कारण क्या? तो अभी एक जांच की जरूरत है। वैसे तो स्पेकुलेटर्स हर मार्केट में रहते हैं, या अमेरिकन मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, स्पेकुलेटर्स का एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का फंक्शन होता है मार्केट में। आप कोई भी नियम लाएंगे जिससे ये स्पेकुलेटिव एक्टिव कम हो जाएगा, तो मार्केट की लिक्विडिटी पे असर आ सकती है। तो सावधानी से कदम उठाने पड़ेंगे कि शायद टॉप डाउन करना बेहतर होगा रादर देन टेक एक्शन, बिकॉज नहीं तो ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह जब नियम लाया गया ना, तो वहां पे नेगेटिव असर, जो ये कंट्रोल करने की, रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, उन्हीं को बहुत नुकसान पहुंच सकता है अगर ये मार्केट क्रैश हो गया तो सावधानी से उतरना चाहिए। इन्वेस्टर एजुकेशन की जरूरत है, फिर इन्फ्लुएंसर पे कंट्रोल करने की जरूरत है, मगर एक मर्चेंट बैंकर, उसका काम है कि मेरे जो क्लाइंट है उसको जितना बेहतरीन वैल्यूएशन दिलवा सको, उतना मेरी भी फीस अच्छी है, उसके लिए भी अच्छी। तो वहां पे उनको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, अब कहेंगे कि कोई भी प्रमोटर के पास होगा कि मेरे शेयर जितने हाई प्राइस पे बेचोगे तो अच्छा होगा मेरे लिए, तो ये बहुत मुश्किल चीज कहना है कि अच्छा ठीक है 100 गुना ठीक है, 500 गुना नहीं ठीक है, कौन आएगा ये नियम कि कितने गुना तक एक मल्टीप्लायर ठीक है। तो ये बहुत एक, मैं कहूंगा थोड़ी रिस्की टेरिटरी है, जहां पे क्लियर कट ना ही आप एक नियम ला सकते हैं, मगर मॉरल सुएशन एक शब्द होता है अंग्रेजी में, जहां पे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि बहुत आगे मत बढ़िए। वही है टाइम अभी कि इसको टॉक डाउन करें, यानी अपने शब्दों से इस मैटर को कूल डाउन करने की कोशिश। नियम से होने वाला नहीं है, और अल्टीमेटली स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स जो है वो एक की रोल प्ले करते हैं मार्केट में, कि कोई भी इन्वेस्टर अगर बेचना चाहता है तो खरीदने वाला है, जो भी कारण उसके कारण हो। और देश सालों पहले आपके पास बदलाव फाइनेंसिंग था, उसी का भी रोल यही था, आज एफएनओ का भी काम वही है, और ये तरह की आईपीओ भी वही है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे जरूर फ्रॉड तो दिख रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, नियम के जरिए नहीं मगर बातचीत से, और एक सावधानी को रेगुलेटर की ओर से कुछ स्टेटमेंट से ही कंट्रोल किया जाए। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि एसएमई आईपीओ में भी मेन बोर्ड आईपीओ जैसी सख्ती होनी चाहिए, वहाँ पर इतनी ज़्यादा छूट क्यों दी जा रही है? क्योंकि आप बताइए 10-12 करोड़ रुपए एक कंपनी जुटाने के लिए आती है, उसको इतने ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 2-4 शोरूम की कंपनी जो है कैसे उसको इतनी बड़ी संख्या में जो है निवेश मिल गया। तो ये तो सोचने वाली बात तो है कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सर एसएमई में। नहीं, हम ये नहीं कह सकते गड़बड़ नहीं हो रहा है। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग तो होता है, कोई लोग बीटअप करते हैं शेयर प्राइस को, पहले आके कॉर्नर करते हैं, ये प्रैक्टिस चलती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इन प्रैक्टिस के पीछे अभी सेबी के पास एक बहुत पावरफुल एआई का इंजन है, जहां पे उन्होंने बहुत 100 से ज्यादा एआई इंजीनियर्स को लेकर डेटा को क्रंच कर रही है। तो मेरे ख्याल में सेबी ऐसी चीजों से, जो नेगेटिव किसी ने गलती किया है तो उसको पकड़ के उसको सख्त पनिशमेंट देना है, वो चीज सही होगी। तो डेफिनेटली जैसे आप कह रहे हैं 2 शोरूम के इसमें आईपीओ में इतना सब्सक्रिप्शन, तो वे बहुत लुक्स वेरी वेरी ऑड, राइट? तो जरूर ऐसी, बट कैपिटल मार्केट एक ओपन मार्केट है, कैपिटलिज्म का इफेक्ट है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में आपको सक्सेस भी होगा, फेलियर भी होगा, एज लाइफ इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो उस तरह से मैं समझता हूँ कि एज लॉन्ग एज कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, ऐसी चीज हवा आती है जाएंगी, एक मैच्योर मार्केट की ओर हमारी बढ़ने की एक रास्ते में ये ऐसी चीज होती है। चलिए, इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ को फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया है।
कंपनी की तरफ से 4,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए आवेदन दिया गया। जेएसडब्ल्यू सीमेंट जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है और ग्रुप ने 20 अगस्त को आईपीओ के लिए डीआरएसपी दाखिल किया था। सेबी की तरफ से आईपीओ को होल्ड पर डालने की फिलहाल कोई वजह नहीं बताई गई है। सर, ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप के लिए कैसे देख रहे हैं इस खबर को आप कि सीमेंट का, जब खासतौर से ऐसे समय पे जबकि हम देख रहे हैं आईपीओ बाजार में काफ़ी धूम मची हुई है, हर जो है प्रमोटर जो है चाह रहा है कि अगर आईपीओ लाने का ये समय जो है सबसे अच्छा है। और आज भी हमने देखा प्रीमियर की जो लिस्टिंग हुई है काफ़ी धमाकेदार, डबल हो गए, 3-3, 4-4 दिन में पैसे डबल हो रहे हैं। तो ये उन्होंने होल्ड पे रखा है, रिजेक्ट नहीं किया है। शायद कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि उनके स्टील की कंपनी, पेंट की कंपनी है, शायद उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ी होगी, तो वो दे देंगे। तो शायद मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते के बाद शायद हो सकता है। अब तक ये होल्ड पे रखा गया है, रिजेक्ट नहीं किया गया। इस बीच आईपीओ पर दांव खेलने वाले निवेशकों पर सेबी की तरफ से की गई एक स्टडी से पता चला कि आईपीओ पर दांव खेलने वाले आधे से ज़्यादा निवेशक ऐसे हैं जो आईपीओ लिस्ट होने के एक हफ्ते के भीतर शेयर बेच करके बाहर निकल जाते हैं। ऐसे निवेशकों में 42.7% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों की है और 63.3% हिस्सेदारी गैर संस्थागत निवेशकों की है। हालांकि स्टडी से भी पता चला है कि अधिकतर म्यूचुअल फंड्स लंबे समय तक निवेश में बने रहते हैं। सर, ये जो आंकड़े सामने आए हैं निश्चित रूप से बहुत सरप्राइज करने वाले तो नहीं है। बहुत लोग सिर्फ आईपीओ बाजार में इसलिए पैसा लगाते हैं कि लिस्टिंग पे निकल जाएंगे, लेकिन कौन सी स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करते हैं सर? क्या लिस्टिंग के दिन निकल जाना चाहिए, वहाँ पर आईपीओ में लंबे समय तक रुकना चाहिए? जब 2-4 दिन के अंदर ही अगर लोगों को 20-30% का प्रीमियम मिल रहा हो तो क्या उसके बावजूद लंबे समय तक बने रहना चाहिए? मैं जो वो कर रहे हैं मेरे को सही लग रहा है। क्यों ना, क्योंकि वो शायद 10, 20, 30 आईपीओ में निवेश करते हैं, 1, 2, 3 में ही उनको ऐसा लाभ मिलता है, तो बाकी का जो निवेश है उसमें नहीं मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट बुक करके वो टोटल को कवर कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि मोस्ट आईपीओ आप देखेंगे ना, लिस्टिंग के बाद करेक्शन में जाती है बहुत दिन, फिर 1 साल शायद बाद वापस प्राइस लौट जाती है। तो ये रिटेल निवेशक को ये कंपनी करने की ताकत नहीं है, उनके पास डेटा नहीं है। क्या है कि आईपीओ के टाइम में बहुत मार्केटिंग होता है कंपनी के बारे में, सभी इन्फ्लुएंसर से, सभी टीवी चैनल से लेकर उसके बारे में बात करते हैं, तो एक हवा बन जाता है। तो वो ये हवा का एडवांटेज उठाना चाह रहे हैं। उसके बाद जो कंपनी की हालत है, उस पैसे से वो क्या करें, क्योंकि 2-3 तरह के आईपीओ होते हैं ना। एक होता है कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंशन के लिए पैसा उठा रही है और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में करके अपना एक्सपेंशन और काम आगे बढ़ा रही है। दूसरा होता है कि अपने प्राइवेट इक्विटी के निवेशक को एक एग्जिट देने के लिए वो पैसा सीधे कैपिटल मार्केट से जाकर उन प्राइवेट इक्विटी वालों के हाथ जाता है, यानी कंपनी की हालत में कोई सुधार नहीं आती है। इसी हालत में उस कंपनी में आपको निवेश करने से फ्यूचर कैसा होगा ये रिटेल निवेश को कैसे पता, उतना तो नहीं है उनके पास। तो अगर बहुत बन गया तो एक हफ्ते में निकल के, मैं समझता हूँ एटलीस्ट एक हैप्पी इन्वेस्टर बन के कैपिटल मार्केट की एक्सपीरियंस उनके लिए अच्छी रही, और जितने हद तक वो एक अच्छा एक्सपीरियंस अब्सॉर्ब करते हैं उनकी एक फ्यूचर भी अच्छी रहेगी। तो ये प्रॉफिट बुकिंग अच्छी बात है। आईपीओ में, म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते लंबे अवधि में रह सकते हैं, मगर स्टॉक मार्केट में आईपीओ में उनको अदर देन कि अभी हवा है, हवा से कुछ पैसा बना तो निकलना अच्छा बात है। मैं कहूंगा कि ये उनकी तरफ से स्ट्रैटेजी, अनलेस आपको उस कंपनी के बारे में पब्लिकली लिस्टेड बहुत बढ़िया सबको जानकारी है तो वो टिक के रह सकते हैं। मगर ऐसी आईपीओ आ रही है जिसके पास किसी को डिटेल में कोई जानकारी नहीं है, बस एक हवा आया है, बोल रहे कि ये लिस्टिंग गेन होगा, उस भरोसे पर वो डालते हैं, और लिस्टिंग गेन आ गया तो निकलना ही बेहतर है, क्योंकि 1 महीने के बाद शायद वो प्राइस डाउन में हो जाए। ठीक सर, सुनील सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, इन तमाम सेबी से जुड़ी हुई तमाम खबरों का आपने विश्लेषण किया, बताया कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है। नजरें हमारी लगी हुई तमाम अपडेट्स के ऊपर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो चलिए, सेबी की इन तमाम खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की, फटाफट झटपट में। ऑटो डीलर्स के पास ज़्यादा इन्वेंट्री को देखते हुए आने वाले त्योहारी सीजन में गाड़ियों पर डिस्काउंट बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेंट्री को घटाने के लिए ऑटो कंपनियों की तरफ से डिस्काउंट ऑफर किए जा सकते हैं। देश की दिग्गज कार कंपनी मारुति ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। मारुति की तरफ से छोटी कारों पर डिस्काउंट दिया जा रहा है।
इस साल के देश के अधिकतर हिस्सों में बेहतर मानसून का फायदा खरीफ की खेती को मिला है। इस साल खरीफ फसलों का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 21 लाख हेक्टेयर आगे है। अब तक कुल 1087 लाख हेक्टेयर में खेती दर्ज की गई है। पिछले साल इस दौरान 1066 लाख हेक्टेयर में फसल लगी थी। इस साल धान, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। धान का रकबा 409 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। पिछले साल इस दौरान करीब 394 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हो पाई थी। मानसून की बात करें तो अब तक सीजन भर के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले 8% ज़्यादा बरसात हुई है। 2 नवंबर तक देश भर में औसतन 768.2 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 714.3 मिलीमीटर बारिश होती है। सरकार के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर होने वाले असंगठित मजदूरों का आंकड़ा 30 करोड़ को पार कर गया है और रजिस्ट्रेशन में हुई इस बढ़ोतरी के साथ संभावना भी बढ़ गई है कि सरकार की तरफ से असंगठित मजदूरों के लिए योजना शुरू की जा सकती है। श्रम मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से कहा है कि उनके यहाँ काम करने वाले असंगठित मजदूरों का पंजीकरण भी जल्द से जल्द ई श्रम पोर्टल पर कराएं। सरकार की तरफ से ये संकेत भी दिए गए कि जल्द ही गिग वर्कर्स के लिए सोशल स्कीम लॉन्च की जा सकती है, जिसके लिए सभी एग्रीगेटर्स के साथ बातचीत चल रही है। गिग वर्कर्स भी बड़ी संख्या में सरकार के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हैं। इसके अलावा आपको बता दें, बीते 1 साल के दौरान बैंकों के पर्सनल लोन कारोबार में जोरदार ग्रोथ आई है। गोल्ड की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से सबसे ज़्यादा 39% ग्रोथ गोल्ड लोन सेगमेंट में दर्ज की गई। 1 साल पहले आउटस्टैंडिंग गोल्ड लोन का आकार 95,000 करोड़ रुपए के करीब था, जो कि इस साल जुलाई के अंत में बढ़कर के 1.32 लाख करोड़ को पार कर गया है। गोल्ड लोन के अलावा व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड लोन में भी जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। क्रेडिट कार्ड का कुल आउटस्टैंडिंग को 3.25 लाख करोड़ रुपए को ये आंकड़ा पार कर चुका है। तो फिलहाल अब मनी सेंटर को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप तमाम अपनी जेब से जुड़ी खबरों के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार। ऐसे ही का तमाम